लेक्चर की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून सबको। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कंटेंट पेंडिंग है नहीं। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। अभी बात समझना, हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत वैसे यहाँ से की थी। ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, हमारा जो चैप्टर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या कह लो लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, वो इस तरीके से चलता हुआ आया। अब देखो, आपने पढ़ा है, कितना आसान हो जाएगा चैप्टर अगर नियत करके जिस बच्चे ने पढ़ा है, सारी क्लास लगाई है तो, और रिवाइज किया है घर जाके। देखो चैप्टर क्या है, चैप्टर यहां से शुरू होता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए एविडेंस आता है। एविडेंस क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस एक सेट ऑफ रूल्स है जो बनाया गया है डिसाइड करने के लिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को। यहां से शुरुआत की थी। फिर आपने पढ़ा कि एविडेंस होता है जी, एविडेंस दिया जाता है फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। रिलेवेंट फैक्टों को ढूंढा जाता है, और जितने रिलेवेंट फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो हेल्प करते हैं फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने के लिए। एंड एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स ओनली एंड नन अदर। जितने भी एविडेंस होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करते। सारे फैक्ट जिनमें कुछ वैल्यू है प्रूव करने की, वो एविडेंस के तौर पे आ सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनको क्या ना किया गया हो, किसी लॉ के द्वारा बाहर ना रखा गया हो। ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि रिलीवेंसी होती है जी, लीगल होती है, लॉजिकल होती है। हमें लीगल वाली चाहिए होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट कैसे होते हैं। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स रिलेवेंट कहलाते हैं, उसमें हमने पढ़े 10-11 पॉइंट। फिर हमने पढ़ा एडमिशन कन्फेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि कुछ ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स होती है जिनको विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते, वो भी रिलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिनको रिलेवेंट फैक्ट मानते हैं। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड, कितना प्रूव करना होता है। फिर हमने देखा कि थर्ड पर्सन की ओपिनियन भी रिलेवेंट हो जाती है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि ये कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिनको आप एविडेंस के तौर पे नहीं दे सकते। यहां तक पढ़ा, बस कंप्लीट। इसके बाद आपने ओरल एविडेंस पढ़ा। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पता है, यहां तक मैंने पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने कहा था ये हम बाद में पढ़ेंगे। इतना सा चैप्टर है सी। 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया तो चैप्टर ही टिप्स पे हो जाएगा। ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप 1 आवर में, विद इन 1 आवर रिवाइज कर सकते हैं। अब देखो, आज मुझे जो भी कंटेंट पढ़ाना है कुछ भी नहीं है मुश्किल, बहुत आसान टॉपिक है। एक टॉपिक तो ऐसा है ना जाने जिसको आप 11th से कितनी बार पढ़ चुके हैं, एस्टोपल। ठीक है जी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ा होगा, पार्टनर बाय एस्टोपल वही है। वो एस्टोपल आया यहीं से है, जहां जहां एस्टोपल पढ़ा है। लेकिन उससे पहले देखो, सेक्शन 62 ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? एज पर सेक्शन 63। एक बार नियत से पढ़ लेना, 2 बार आएगा ये। ठीक है। देखो अपन ने क्या पढ़ा? एक हो सकते हैं ओरल एविडेंस, दूसरे होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब तीसरे पता है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो उनके बारे में बता रहे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी आप कैसे प्रूव कर सकते हो। सेक्शन 63 एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है। जनरली एक्सेप्शंस जो होती है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज वाला चैप्टर जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन ये वर्ड आएगा। कह रहे सेक्शन 63 में एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज होता है, जो नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है जो बताता है, सी पहले सामने देख लो फिर पढ़ लेना खुद से। एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में थी और जिसको या तो प्रिंट किया जाता है पेपर पे, लाइक पीडीएफ से या वर्ड फाइल से आप प्रिंट दे सकते हैं डॉक्यूमेंट, या स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, कॉपी किया जाता है ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में, लाइक जैसे आप पेन ड्राइव बोल सकते हैं, सीडी डीवीडी बोल सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोल सकते हैं, एसएसडी बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, और किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी में जो मैंने बताया, जिसको बनाया गया है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, या अदरवाइज इसको स्टोर रिकॉर्ड कॉपी किया गया किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम कंप्यूटर आउटपुट बोलने वाले हैं, तो शेल बी डीम्ड टू बी ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, उसको भी डॉक्यूमेंट मानेंगे। मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा है ये एक दीवार पे, ये जब रिकॉर्ड करता है तो ये डाटा एक हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है जी। इस ड्राइव से एक एलसीडी या एक कंप्यूटर स्क्रीन या
कह लो टेलीविजन स्क्रीन जुड़ी होती है, जिस पे सारी वीडियो लाइव फीड दिख रही होती है। सबने देखा होगा ऐसा, आप चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है जी। लेकिन अब ये सारा डाटा इसके अंदर है और ये डाटा इसमें है, और मुझे चाहिए कि मैं इसको दूसरे कंप्यूटर में चला लूं। तो यहाँ पे पेन ड्राइव लगा करके या कोई हार्ड डिस्क अटैच करके कॉपी कर लेते हैं उस फाइल को, फिर इस कंप्यूटर में देख लेते हैं। समझ गए? या मान के चलो एक कंप्यूटर है, इसमें कुछ फाइल्स हैं, उसे सीडी में, डीवीडी में या पेन ड्राइव में कॉपी किया जाता है, सबको पता होगा ये बेसिक। तो जैसे ही इससे निकाल के इसमें कॉपी कर दिया, तो बात हो रही है इन पेन ड्राइव्स की, इन फ्लॉपी डिस्क की, सीडी की, डीवीडी की। दोबारा पढ़ो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में थी, तो प्रिंटर की मदद से कागज पे उतार लिया, या किसी मैग्नेटिक मीडिया लाइक सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी या पेन ड्राइव में निकाल लिया। आगे ना बात समझ में, देखो जिस पे स्टोर थी उससे कॉपी कर लिया। आगे बात समझ में, तो उसको भी डॉक्यूमेंट मानेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा, ऐसे कह। अब ये पेन ड्राइव नहीं रही, ये डॉक्यूमेंट है, ये कागज पे प्रिंट आ गया तो ये डॉक्यूमेंट है। समझ गए क्या? जिस भी कंप्यूटर वगैरह से आप कोई डाटा निकाल रहा हो एविडेंस के तौर पे, वो डॉक्यूमेंट माना जाता है। कब? इफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन क्वेश्चन एंड शेल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल। अब पेन ड्राइव में कॉपी करके ले आया एक पर्सन, कहता जज साहब ये देखो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, क्या उस पेन ड्राइव में स्टोर हुआ था डाटा? वो तो एक हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ था। अब या तो ये पूरा सिस्टम यहां से तामझाम हटा करके कोर्ट में लाके रखो, फिर प्ले करके दिखाओ, अदरवाइज पेन ड्राइव में कॉपी कर लाया, यहाँ से प्रिंट निकाल लाया, सर देखो इस कंप्यूटर में ये फाइल थी, मैं इसका प्रिंट आउट लेकर के आया हूँ, सर देखो कंप्यूटर में फाइल पड़ी है, मैं पेन ड्राइव से कॉपी कर लाया। अब या तो कंप्यूटर उठा के लाओ सारा कोर्ट में। तो कह रहे ये जो पेन ड्राइव में, ये पेपर पे, सीडी में, डीवीडी में, ये जितने भी एविडेंस आ रहे हैं, इसको भी हम क्या मानेंगे? इसको भी डॉक्यूमेंट मानेंगे। लेकिन सिर्फ कब? कुछ कंडीशन बता रहे हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और उस कंप्यूटर इन क्वेश्चन, मतलब जिसमें स्टोर था डाटा, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें हैं तो इसको भी आप एविडेंस के तौर पे प्रूव कर सकते हो, भेज सकते हो, और ये माना जाएगा ओरिजिनल के ही कंटेंट है। यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मतलब दैट इज सीधा सीधा वो कंप्यूटर या वो हार्ड डिस्क या वो हार्ड ड्राइव लेके आने की जरूरत नहीं है जिसमें वो डाटा स्टोर है। समझ गए जी? हम्म। माना जाएगा ना उसको, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कह रहे उसको भी हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, मतलब कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। प्रिंट करके नहीं लाए, पीडीएफ फाइल ले आया, चल। अब पीडीएफ वीडियो नहीं होती बेटा, ये जो ओपन है आपके सामने, ये पीडीएफ है, अभी भेज दो, ये पीडीएफ है, इसमें वीडियो नहीं होती, मैं कह रहा हूँ नहीं होता ना बेटा, आपको यही तो समझा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेंगे इसको। क्या ये ओरल एविडेंस है? कहने को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ई एविडेंस है, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट ट्रीट करके इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ये लिखा है। पीडीएफ कोई वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं होता। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। इमेज के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें जनरली डॉट जेपीजी, ठीक है जी, डॉट जेपीईजी, ये फॉर्मेट्स आते हैं, ठीक है जी। और भी होते हैं इसमें, पीएनजी फॉर्मेट होता है। वीडियो की जब बात आती है तो इसमें जनरली MP4 सबने सुना होगा, ठीक है जी, MKV फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से अलग अलग होते हैं। जब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर MS वर्ड में बनाया है तो DOC डॉक या डॉक्स मिलेगा। एक्सेल फाइल का फॉर्मेट XLX होता है, XLS, ठीक है जी। इसी तरीके से PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है जी, जो ये PDF जो आप डाउनलोड्स करते हो, नोट्स मिलते हैं जी, सी इस तरीके से ये PDF फाइल होती है। इसके अलावा सॉन्ग्स जो होते हैं ऑडियो, उसका .MP3 होता है, ठीक है जी। जे अलग अलग .WAV होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, ये फॉर्मेट्स होते हैं। पीडीएफ वीडियो फाइल नहीं होती है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल होती है। ये कंप्लीट है यहाँ पे, सी
और कुछ नहीं लिखा, ये एक हिस्सा पूरा हो गया, इसके बाद अलग है ये। ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे आएंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होते हैं। कह रहे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं आप उनको प्रूव कर सकते हो सेक्शन 63, जस्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा उसी का जिक्र यहाँ हो रहा है। मैंने कहा था ना एक बार पढ़ लेना, दो बार है। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं क्या। कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस अधिनियम, इस अधिनियम में कहीं भी कुछ भी लिखा गया है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में थी उसको पेपर पे प्रिंट कर दिया, रिपीट है ये, सेम पैरा ये बिल्कुल जो भी पढ़ा है, या उसको आपने स्टोर रिकॉर्ड या कॉपी कर लिया किसी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में या सेमीकंडक्टर मेमोरी में ऑप्टिकल में, इसलिए उस कम्युनिकेशन को वहां से उठा लिया जिसमें वो स्टोर हुई थी ओरिजिनली, तो इसको भी एक डॉक्यूमेंट मानेंगे। बस ये कंडीशन पूरी कर देना जो हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और उस कंप्यूटर इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम इसको एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। ये पूरा पैरा सेम है डिट्टो। अब मेरी बात समझो क्या है, मेरी सामने फोकस कीजिए। ई एविडेंस सीधी सी बात है, कह रहे इस कंप्यूटर में ना कोई फाइल थी, कोई वीडियो थी, कोई ऑडियो थी, कोई जेपीजी थी, इसे आप किसी और चीज में स्टोर करके सीडी में, पेन ड्राइव में, किसी भी तरीके से आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं और इसको जेन्युइन माना जाएगा, कोई इस पे सवाल नहीं उठा सकता। बस दो चीजें, एक तो इंफॉर्मेशन और एक ये कंप्यूटर इन क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड कुछ कंडीशन पूरी कर देना। कुछ कंडीशन मतलब ये कंडीशन है कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल है जी, जिस कंप्यूटर से लाए हैं उस कंप्यूटर का जो इंचार्ज है उसी ने मुझे दी है, और उस कंप्यूटर के साथ या इंफॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आ रही है बात समझ में। कह रहे बस ये कुछ कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है सर, ये लिखी हुई है। कह रहे कभी भी कोई कंप्यूटर आउटपुट, अभी पढ़ा था ना हेयर इन आफ्टर हम कंप्यूटर आउटपुट का नाम देंगे, आउटपुट मतलब बाहर आई है। कह रहे कंप्यूटर से कोई एविडेंस निकल के आया है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, कुछ भी, तो कह रहे वो ऐसा होना चाहिए। पहला सीधी सी बात, कंप्यूटर आउटपुट जिसमें वो इंफॉर्मेशन थी, जिस कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस से वो इंफॉर्मेशन निकाली गई है, उस समय पे ड्यूरिंग द पीरियड और विच द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वाज यूज्ड रेगुलरली टू क्रिएट, स्टोर और प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी एक्टिविटी, जो रेगुलरली की जाती है उस पीरियड पे, और उस पर्सन का लॉफुल कंट्रोल था उस डिवाइस पे। इन शॉर्ट ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं जी एक कैमरा की फुटेज है, ठीक है जी, ये कैमरा लगा है, इसकी फुटेज है, तो कह रहे इस कैमरा की फुटेज जिस कंप्यूटर में स्टोर होती है, जहां भी स्टोर होती है, जिस भी डीवीआर बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है जी, डीवीआर, एनवीआर, जिनमें ये रिकॉर्ड होती है, वो लॉफुली इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता था, और उसी पर्सन का लॉफुल कंट्रोल था जिसके पास ये है। इन शॉर्ट में ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी आके एक्सेस कर लिया, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। समझ गए। ड्यूरिंग द सेड पीरियड का मतलब वो कंप्यूटर आउटपुट जिस भी जगह पे स्टोर हो रही थी उस पे लॉफुल पर्सन का ही कंट्रोल था, कोई और अनलॉफुल अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी। एंड ड्यूरिंग द सेड पीरियड इंफॉर्मेशन जो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है या जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन जहां से उठाई गई, वो रेगुलरली उसी कंप्यूटर में फीड होती है, जो उसी कम्युनिकेशन डिवाइस में फीड होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई हार्ड डिस्क लगा दी जाती है, कभी कुछ चेंज कर दिया जाता है। इन शॉर्ट रेगुलर बेसिस पे उस पर ये काम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोला गया जी इस कंप्यूटर से हैकिंग की गई है, हमें इस कंप्यूटर से कुछ डाटाबेस और फाइल मिला है जो यूज किया गया है, तो यानी कि ये कंप्यूटर उस वो पर्सन ही यूज कर रहा था जिसने हैकिंग की, और बाद में भी इस कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, किसी ने इसको छेड़ा नहीं है। थ्रू आउट द मेटेरियल पार्ट ऑफ सेड पीरियड कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट कर रही थी, और अगर नहीं कर रही थी तो जितने समय वो ऑपरेट नहीं कर रही थी वो आउट ऑफ ऑपरेशन थी उतने पीरियड, वॉज नॉट सच एज टू अफेक्ट कि उसके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी, मतलब उस पर शक ना किया जा सकता। वे कह रहे ये लैपटॉप है जी जो हमें मिला है, और ये लैपटॉप इन्वेस्ट जब से मिला था तब से अब तक यूज नहीं हुआ है, ऑल दो बंद है, लेकिन उस समय पे ये यूज होता था, और इससे हम जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं वो एक्यूरेट होगी। जैसे जनरली कोई मोबाइल, अब कंप्यूटर मत समझना, कोई मोबाइल, मोबाइल से कोई डाटा हो सकता है, कोई चैट्स हो सकती है जो रिट्रीव की गई है। आई क्या बात समझ में। तो ये इनके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यूज हो सकते हैं। अब कोई पर्सन कह रहा है जी ये चैट मिली है हमें, ये कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, तो जिस मोबाइल से वो चैट मिली है, जिस मोबाइल से वो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, वो मोबाइल वही पर्सन यूज करता था और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और वो फंक्शनल था, वो इतना जरूर सही है
कि कई बार ऐसा होता है ना, मोबाइल तोड़ देते हैं या लैपटॉप तोड़ देते हैं, हार्ड डिस्क तोड़ देते हैं, तो भाई इसको तोड़ा नहीं गया, छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि इससे हम जो डाटा निकाल रहे हैं वो ओरिजिनल है, वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। And fourth, the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into computer communication device in the ordinary course of the said activities। और ये जो इंफॉर्मेशन हम अभी निकाल करके ला रहे हैं उस कंप्यूटर से, वो जेन्युइन निकाल करके ला रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस की गई है, निकाली गई है उसी कंप्यूटर से जिसपे ये फेड, दैट इज जिसपे इसकी फीडिंग हुई थी, जिसपे इसको फीड किया गया था, जिसपे इसको स्टोर किया गया था, सेव किया गया था, कहीं और से नहीं आई है। मतलब इतना सा है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, सिंपल सी बात हमने पढ़ी है। एक होते हैं ओरल एविडेंस, दूसरे होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें जो किसी कंप्यूटर से उठा करके लाई गई है या किसी रिसोर्स से उठा करके लाई गई है। आ गई बात समझ में? और वो कंप्यूटर या वो जो चीज है वो क्या है, जेन्युइन है, उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, ठीक है जी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और एक लॉफुल अथॉरिटी में ही था, लॉफुल पर्सन ही उसको यूज कर रहा था। एक बार फटाफट से इसे पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, बातें नहीं करेगा कोई भी। देखो क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिविटी रेगुलरली कैरिड ऑन ओवर अ पीरियड बाय मींस ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक काम एक ही हो रहा है बट उसके लिए अलग अलग कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। भाई मान लो एक कंप्यूटर जुड़ा है, इसके साथ में कोई एसएसडी जोड़ रखी है, स्टोरेज डिवाइस होती है, अगर किसी को नहीं पता एसएसडी क्या है, स्टोर करने के लिए डाटा। इसके साथ एक सीपीयू भी अटैच कर रखा है, एक कैमरा अटैच कर रखा है, जस्ट लाइक कि देखो जैसे एक कैमरा है, एक ये डिस्प्ले है जो पेन से ऑपरेट होती है, एक डिस्प्ले यहाँ लगी हुई है, ठीक है जी, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, साथ में सीपीयू लगा है और अदर इक्विपमेंट्स लगे हैं। और मान लो बाय नेटवर्किंग सारे क्लासरूम के पीसी आपस में जुड़े हैं, और मेन सर्विस मान लो मेन पीसी मेरे ऑफिस में रखा है। आ रही है बात समझ में? भाई ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तब जा करके ये सारा सिस्टम या ये सारा नेटवर्क काम करता है, ऐसे समझो। भाई एक्टिविटी रेगुलरली की जाती है किसकी मदद से, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर की मदद से। तो कह रहे वेयर ओवर एनी पीरियड, जो ये काम होता था क्रिएट करने का, स्टोर करने का, प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन को, किसी भी एक्टिविटी के लिए जो रेगुलरली की जाती थी उतने पीरियड पे, मतलब लगातार जितना भी पीरियड चल रहा था, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो रेगुलरली परफॉर्म्ड बाय मींस ऑफ, किसकी मदद से करते थे हम काम, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते थे, चाहे वो एक स्टैंड अलोन मोड में, या कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे, या कंप्यूटर नेटवर्क के तौर पे, या फिर कैसे कह रहे एक कंप्यूटर रिसोर्स ऐसा बना रखा था जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करवाने में हेल्प करता था स्टोरेज में, या किसी इंटरमीडिएट के थ्रू। इन शॉर्ट आपका डाटा स्टोर करने का काम, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या जितनी भी चीजें हैं वो ऑपरेट की, जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा होगा सर्वर रूम होता है एक, ठीक है जी, सीसीटीवी का, जिसमें जब चोरी वोरी करने जाते हैं तो सीधा एक्सेस करते हैं, सीसीटीवी हैक कर लेते हैं या चीजें, जहां पे भी वीडियो, तो उसमें आप देखते हो कई सारी स्क्रीन लगी होती है, कई सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, डाटाबेस, उनकी बात हो रही है। तो कह रहे अगर ऐसा है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन टूल्स का यूज होता है, तो सारे कंप्यूटर, सारी कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज हो रही थी उस पीरियड के लिए, इस सेक्शन के लिए, उसको हम एक ही कंप्यूटर मानेंगे, एक ही कम्युनिकेशन डिवाइस मानेंगे। तो जब भी अगर कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस बोला जाए तो समझ लेना वो एक की बात नहीं हो रही, उस पूरे सिस्टम की बात हो रही है जहां पे सारा डाटा वाटा एक साथ स्टोर हो रहा था। समझे? ये बात है बस, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्डिंग पॉइंट है। और जब भी, अब जैसे एक बेसिक सी बात बताता हूँ, मान लो जैसे अपने अब इंस्टीट्यूट्स के कैमरा लगे हैं, मान के चलो पार्किंग में कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी, और एक्सीडेंट करने वाला भाग गया, ठीक है जी, बाद में पता चला कि पकड़ा गया वो, अब वो कह रहे जी मैंने तो एक्सीडेंट नहीं किया, क्या प्रूफ है? अब अपने पास आते हैं, ठीक है जी, ऐसा हुआ है एक दो बार कि पुलिस ऑफिसर्स आके कहते हैं जी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए। अब सीसीटीवी अपना, रिकॉर्डिंग अपने पास सेव हो रही है, लेकिन एविडेंस के लिए यूज किया जाएगा कहीं और। अब जहां एविडेंस लेकर के गए, सामने वाले डिफेंस लॉयर ने बोल दिया जी इसका क्या प्रूफ है, ये सही है सीसीटीवी फुटेज, ठीक है जी, क्या प्रूफ है कि इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई, क्या पता जी ये एडिटेड हो,
गाड़ी का नंबर जो दिखा है, क्या पता वो एडिट कर रखा हो, किसी ने वीडियो एडिटर से एडिट करवा रखा हो काफी अच्छे से, चेहरा तो नहीं दिख रहा ड्राइवर का। आई बात समझ में? कुछ भी ऐसा भी क्या प्रूफ है कि ये चीज है? तो देखो, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट अलोंग विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कह रहे कोई भी प्रोसीडिंग जहां पे स्टेटमेंट दी जाती है एविडेंस के तौर पे इस सेक्शन के तहत, तो एक सर्टिफिकेट भी जरूर देना साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ। जब भी आप ऐसा कोई एविडेंस देंगे तो उसके साथ क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट जरूर देना होगा। किस चीज के रिगार्डिंग? इनके रिगार्डिंग। पढ़ो एक बार फटाफट से। हाँ जी, देखो क्या लिखा, कह रहे जब भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जाएगा कोर्ट में तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट जरूर जाएगा। किस चीज का? बहुत बेसिक है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें ये स्टेटमेंट है या जिस तरीके से लाया गया है, तो सीधी सी बात है कैसे इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर है, जो डिवाइस इन्वॉल्व थी इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, वो अप्रोप्रिएट है जी। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसमें अच्छे से स्टोर हो सकता है, वो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस प्रॉपर है। Dealing with any of the matter to which the conditions mentioned in subsection 2 relate and purporting to be signed by a person in charge of computer और communication device। इन शॉर्ट कि वो पुलिस ऑफिसर जब हमसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने आएंगे तो वो हमसे सर्टिफिकेट पे इस चीज के सिग्नेचर करवाएंगे। एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर होगा कि इसका ऑथराइज्ड पर्सन कौन है जी, विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स का ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो इंचार्ज है इस कंप्यूटर को संभालने का, इस सीसीटीवी डिपार्टमेंट को संभालने का, और ये मैनेजमेंट इसे संभालती है और ये अप्रोप्रिएट फंक्शन करते हैं, और ये दैट इज कि ये बिल्कुल जेन्युइन है जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दी जा रही है। आई बात समझ में? एंड एन एक्सपर्ट शेल बी एविडेंस ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। भाई जो भी पर्सन इसको डील करता है वो इस चीज का एक्सपर्ट है, उसको पता है कि सीसीटीवी को कैसे ऑपरेट किया जाता है। एंड द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट शेल बी सफिशिएंट फॉर द मैटर टू बी स्टेटेड टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द पर्सन स्टेटिंग इट इन द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। मतलब फिर से पढ़ लो, कह रहे एक सर्टिफिकेट जरूर देना है। कह रहे जहां पे भी आप एविडेंस देना चाहते हो इस सेक्शन के तहत, मतलब ई एविडेंस देना चाहते हो, तो एक सर्टिफिकेट जरूर दे देना साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के। क्या? कि ये भी जो भी रिकॉर्ड है ये जेन्युइन उसी सिस्टम से उठाया गया है, वो सिस्टम कैपेबल है इस चीज को रिकॉर्ड करने के, मैनेज करने के, और ये इसकी जेन्युइन कॉपी है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसी ने इस चीज की कॉपी को प्रोवाइड किया है। यानी कि एक तरीके से कह लो एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ वो ई एविडेंस क्या है जी, प्रॉपर है। ठीक है जी। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और दिया गया, एज पर सेक्शन 66 ऑफ बीएसए एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, if the electronic signature of any subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record, the fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber must be proved। in short ऐसे लिखा, किसी डॉक्यूमेंट पे किसी का ई सिग्नेचर अगर लगा है और आप ये कहना चाहते हैं ये जेन्युइन है, तो ये जरूर होना चाहिए कि वो ई सिग्नेचर उसी पर्सन का है, ये प्रूव करना पड़ेगा। आईटी एक्ट में भी आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज कर दिया जाता है, और सामने वाले को ये प्रूव करना होता है दैट ना तो डॉक्यूमेंट को टेम्पर किया गया है, ना उस सिग्नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, और सिग्नेचर जब किया गया ऑथराइज्ड पर्सन ने इस सिग्नेचर को किया था जिससे ये सिग्नेचर बिलोंग करता है, तो उसे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानते हैं। उस समय मैंने बताया था पेपर में क्वेश्चन बनता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसे कहते हैं, और पूरा टॉपिक दिया गया है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये होता है, तो उससे मिलता जुलता ये पॉइंट है। ई एविडेंस से रिलेटेड आईटी एक्ट भी मदद करता है। समझ गए क्या? तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने उस दिन कहा था कि मैं एक बार इसको यहां से नहीं पढ़ा रहा, रीजन बिंग कि एक छोटा सा पैरा यहां बिलोंग करता है, और बाद में आपके सिलेबस में एक अलग से आईसीएसआई ने जो सिलेबस दिया इसमें अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे एक स्पेसिफिक टॉपिक है। समझ गए? बोलो भाई। और कुछ है नहीं चैप्टर में, अब पहले एस्टोपल करवा रहा हूं, ऑल्दो ये टॉपिक बाद में है। एक बार सामने देख लो स्क्रीन पे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, एविडेंस एक्ट में है जो ये कहता है। एस्टोपल का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, जो हम पढ़ते आए हैं। इन शॉर्ट आपने ऐसे पढ़ा होगा कि मान लो दो पर्सन पार्टनर हैं,
ये दोनों मिलके ये शो करते हैं कि ये पर्सन हमारा पार्टनर है, या फिर ये दिखाता है जी मैं इनका पार्टनर हूं। इस बेसिस पे थर्ड पार्टी कोई डीलिंग कर लेती है तो ये पर्सन बाद में मना नहीं कर सकता, ये लायबल होगा। सबने पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर ये इसको दिखा रहे थे तो इसे होल्डिंग आउट कहते हैं, और ये खुद से शो करता है मैं इनका पार्टनर हूं तो इसे एस्टोपल कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट दोनों को ही पार्टनर बाय एस्टोपल मानता है। इस सिचुएशन को ऐसे कहते हैं कभी कुछ कभी कुछ। एक इंसान कभी कुछ बता रहा है बाद में कुछ बता रहा है, ये चीज अलाउड नहीं होती। ये रूल बनाया गया है विटनेस के लिए। जैसे एक विटनेस को बुलाया गया और पूछा गया क्या तुम इसे जानते हो? हाँ जज साहब मैंने इसे देखा है, उस दिन यही था जो उस घर का दरवाजा तोड़ के अंदर गया था और ये बाहर निकला था जब इसके कपड़ों पे खून लगा था, मैंने इसे देखा है। अगली सुनवाई पे दोबारा बुलाया गया कि जज साहब हम उस विटनेस को बुलाना चाहते हैं। उसको बुलाया, पूछा क्या तुम इसे जानते हो? कौन? कभी देखा है? नहीं तो आप तो कह रहे थे कि आपने इसको देखा है। वो मुझे लगा, मैं नहीं देखा जज साहब, मैं नहीं जानता इसको, कौन है ये? भाई साहब कौन हो आप? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ जी आपसे, ऐसा इंसान ही नहीं देखा मैंने आज तक। अब कोर्ट क्या करे? आइदर दिस और दिस दैट हो गया। कौन सी बात मानने? पिछली गवाही पे जो बोल के गया वो, या अब जो बोल रहा है वो? पहले बोला वो। क्यों भाई दूसरी बार सच बोल रहा हो? पहले डरा धमका के उससे गवाही दिलवाई थी फिर। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे क्या होता है सुन लो। अब कह रहे मान लो अगर हम देखें एक इंसान गिरा पड़ा है, एक तेज कार गुजर रही है कुछ दूरी पे, तो ये हम प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि कार ने ही उस आदमी को उड़ाया है। आई बात समझ में? बोलो भाई। जनरल रूल एस्टोपल का ये कहता है। अब आपको थोड़ा सा लगेगा इसका और इसका क्या लेना देना है भी नहीं, ये लाइन वैसे ऊपर जानी चाहिए। कह रहे जनरल रूल एस्टोपल का ये कहता है व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक पर्सन ने अपनी डिक्लेरेशन से, एक्ट से या ओमिशन से जानबूझ के caused और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू। एक इंसान ने बोल करके या अपने एक्ट से किसी भी तरीके से किसी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये सच्चाई है, और उस भरोसे पे अगले ने काम किया, तो नाइदर ही, ना तो अब ये ना इसका रिप्रेजेंटेटिव शेल बी अलाउड नहीं है कि अब वो किसी भी शूट या प्रोसीडिंग्स में खुद के और उस पर्सन के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के पर्सन के बीच में, टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, कि बाद में उस चीज से पलट नहीं सकते। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक प्रॉपर्टी बेची ये बोल करके ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है, और बाद में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई केस होता है मेरे और उस परचेजर के बीच में, तो बाद में मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। इन शॉर्ट अगर एक पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है, कोई एक्ट करता है जिसके बेसिस पे सामने वाले ने कुछ किया, तो बाद में पलट नहीं सकते इस चीज से। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। क्लियर? However, there is no estoppel against the statute, यानी कि where the statute prescribe a particular way of doing something, then it has to be done in that manner only. सेक्शन 122 और 123 और इंपॉर्टेंट सेक्शन है एस्टोपल के लिए। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे लाइन दी गई, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद नहीं करना, मेन ये है, पेपर में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल? एस्टोपल बेस्ड है एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑर्डिनेंसेस, मतलब एक पर्सन कॉन्ट्रेरी फैक्ट अगर बोल रहा है तो शुड नॉट बी हर्ड। कभी कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल एक तरीके से फैक्ट्स के बारे में बताता है। इन शॉर्ट एक पर्सन ने बोला जी ये फैक्ट है, और बाद में कह रहे हैं नहीं ये फैक्ट है, या ये कह लो पहले वाले फैक्ट नहीं है, तो कह रहे हैं ऐसे पर्सन को नहीं सुना जा सकता। यानी कि इट सेज दैट a man cannot approbate and reprobate, मतलब कभी कुछ नहीं बोल सकता। a man cannot blow hot and cold, कभी गर्म कभी ठंडा, बिल्कुल अपोजिट होते, इस सेंस में लिखा है ये चीज। या ये कह लो a man shall not say one thing at one time and later on say a different thing, एक बार कुछ बोल रहा है बाद में कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं करना। समझ गए क्या? कह रहे जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल है ये बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे? दैट इट वुड बी मोस्ट इनइक्विटेबल एंड अनजस्ट, कह रहे बहुत अन्यायपूर्ण हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा अगर एक पर्सन अपनी रिप्रेजेंटेशन से या कुछ कंडक्ट से कुछ दिखा रहा है जिससे दूसरे को भरोसा हुआ, देन कह रहे एज ही वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। ऐसा समझो कि मान लो शिवम ने कोई एक्ट किया, ये नहीं करता अगर मैंने इसको कुछ चीज शो नहीं की गई होती। दैट इज
इसने एक मोबाइल खरीदा, क्यों? क्योंकि मैंने दिखाया है ये मोबाइल मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। ठीक है, मैंने इसको बोला भाई देख, ट्रस्ट कर, देख वॉलपेपर भी मान ले मैंने अपना लगा रखा है, देख ठीक है, ये मुझसे बिलोंग करता है मोबाइल, तेरे को यकीन नहीं है क्या? ये नहीं खरीदता अगर मैं इसको ऐसे फैक्ट्स ना बोलता तो। यानी कि मैंने इसको कुछ ऐसे फैक्ट दिए जिसके कारण इसने ये काम किया। देखो क्या लिखा है, यानी कि इफ अ पर्सन, क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, इस वजह से उसने वो काम किया जो कि वो ना करता। तो कह रहे द पर्सन हु मेड द रिप्रेजेंटेशन, अब जिसने रिप्रेजेंटेशन दी थी, मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, मैं अलाउड नहीं हूं मैं बाद में पलट जाऊं कि नहीं मेरा तो नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इसको लॉस या इंजरी पहुंच सकती है। इस केस में ये बोला गया था। पेपर में ये केस लो आता है, या तो सीधा पूछते व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, या फिर एक केस स्टडी बना करके देंगे जिसमें ये फैक्ट होंगे। कैसे? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा वर्सेस साईराम कॉलेज, बहुत अच्छा केस लो है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ये बोला हम एक स्पेशल एग्जाम करवाएंगे, और जिसने वो क्रैक कर दिया, वन टाइम अप्रूवल पॉलिसी, हम उसको डिग्री दे देंगे। इसके बाद 67 स्टूडेंट्स को अलो किया गया कि आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम दिया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने डिग्री देने से मना कर दिया, ये कह करके कि अब सिलेबस चेंज हो चुका है तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा उसी सिलेबस के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट कि एक बार स्टूडेंट अगर अपीयर कर गया, पेपर दे गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यूनिवर्सिटीज स्टॉप्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ये बोला था सिर्फ ये एग्जाम दे दो, इसके बेसिस पे आपकी डिग्री अलॉट हो जाएगी। तो एक बार कुछ, बाद में कुछ नहीं बोल सकते। यानी कि यूनिवर्सिटीज स्टॉप फ्रॉम टेकिंग डिसीजन विद होल्डिंग डिग्री सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आने के बाद डिग्री नहीं रोकी जा सकती। एस्टोपल अलग अलग तरीके के होते हैं, सिर्फ नाम याद कर लेना, एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिखावा कैसे कर सकते हो? अटेस्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, दिखा करके, कुछ ना बोल करके, खामोशी से, मना करके। तो दिखावे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है जी। कह रहे एस्टोपल एक रूल ऑफ एविडेंस है, इसे कॉज ऑफ एक्शन नहीं। कह रहे एस्टोपल बाय रिकॉर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कह रहे एस्टोपल जजमेंट से भी आ सकता है। प्रीवी काउंसिल ने बोला था, मोहिरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष ने, क्या रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई where the statement is made to a person who knows the real facts represented and is not accordingly misled by it। in short, ऐसे समझो कि अगर मेरे से कोई माइनर आके डील करता और मुझे पता है कि वो माइनर है, लेकिन माइनर ने मुझे मेजर शो कर दिया था, मैं ये नहीं कह सकता कि उसके कहने से मैंने विश्वास किया। एक पर्सन को अगर पहले से कुछ पता होता तो वो ये नहीं कह सकता मैं मिसलेड हो गया था। The principle is that in such a case, conduct of a person seeking to invoke rule of estoppel is in no sense the effect of representation made to him। अगर किसी पर्सन को ट्रू फैक्ट्स के बारे में पहले से पता है तो वो बाद में एस्टोपल का यूज नहीं कर सकता। कह रहे मेन डिटरमाइनिंग एलिमेंट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और कंडक्ट एज हैविंग इंड्यूस्ड अनदर टू एक्ट ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन और कंडक्ट। कह रहे मेन डिटरमाइनिंग एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन या कंडक्ट नहीं होता, उस पर बिलीव किया या नहीं किया सामने वाले ने, ये जरूरी है। पेपर में अगर प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल आए, आपको इतना लिखना, मैं पहले बता रहा हूं, 1 2 3 एंड ये केस लो बस। इन शॉर्ट इस पैरा को स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें। डन? ओके, कंप्लीट है चैप्टर। दो पैरा बचे हैं जिसमें से, अब सुन लो, अजम्पशन समझते हो, मान के चलना, प्रिजम्पशन। अब ये लाइन पढ़ो पहले प्रिजम्पशन के लिए। ये एग्जाम्पल है इसका, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये वो लाइन पता नहीं कैसे घूम फिर के वहां पहुंच गई बेचारी। ये लाइन यहाँ की बजाय ऐसे एरो लगा लो, यहाँ है। सुन लो भाई, तीन तरीके की प्रिजम्पशन होती है, फटाफट एरो लगा लो। क्वेश्चन आया है एक बार प्रिजम्पशन पे, देखो एक बार मेरी बात समझो, कुछ बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक बात समझना, मान लो अभी सुनील सर क्लास में एंटर करते हैं और इस गुड़िया को, हिमांशु को कहते हैं बेटा उठ जाओ, क्लास से बाहर आ जाओ। ठीक है भाई, आप सब क्या प्रिजम्पशन लेके चलेंगे? हैं?
बोलो। कुछ नहीं सोचोगे क्या? खाली दिमाग हो क्या? या तो घर वाले आए होंगे जी बुलाने, उस चीज के लिए सुनील सर आए होंगे ना नीचे की, बेटा आ जाओ। कैमरे में देखा होगा, या तो फोन चला रही होगी या सो रही होगी। ठीक है जी। हाँ कोई बात नहीं। आ रही है बात समझ में? या मान के चलो सुनील सर आए, साथ में पुलिस ऑफिसर आए दो, इस गुड्डे को ले गए, क्या प्रिजम्पशन लेके चलोगे? चोरी की होगी। हाँ जी। इसके पिताजी जो कि पुलिस में है, हो सकता है वो आए थे लेने इसको। ठीक है जी। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। कमाल हो गए। ठीक है जी। प्रिजम्पशंस देख रहे हैं, इसे प्रिजम्पशन कहते हैं। समझे? देखो ये प्रिजम्पशन है भाई, किसी चीज से कोई एनालिसिस ड्रॉ करना। अब देखो प्रिजम्पशन होती है तीन तरीके की। एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कानून मान के चलता है। दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और एक होती है मिक्स्ड प्रिजम्पशन। देखो प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, कह रहे संहिता ने ना कुछ रूल बनाए प्रिजम्पशंस के लिए। एंड रूल ऑफ प्रिजम्पशंस आर डिड्यूस्ड, तैयार हुए हैं, बने हैं ह्यूमन नॉलेज और एक्सपीरियंस से। जनरली जो कनेक्शन से देखे जाते हैं, रिलेशन से देखे जाते हैं। जैसे मेरी बात समझो बेटा, एक घर से, ठीक है जी, चिल्लाने की आवाज आई और एक इंसान निकल के भाग रहा है, कपड़ों पे खून लगा है, क्या प्रिजम्पशन लोगे? मर्डर करके भाग रहा है, उसे पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? ये प्रिजम्पशंस बोलते हैं इसे। कह रहे एक प्रिजम्पशन अपने आप में एविडेंस नहीं होती, बस ये प्राइमा फेसी केस तैयार कर देती है एक पार्टी के लिए। ठीक है जी। प्रिजम्पशन रूल ऑफ लॉ की भी होती है, जो लॉ में लिखा है कि ये मान के चलना है। जैसे कह रहे एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और कुछ होती है मिक्स। जैसे भाई एक बात बताओ, इसको घर से बाहर भागते हुए देखा, कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेके चलेगा? हाँ जी। कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेके चलेगा? इसने मर्डर किया है, बिल्कुल गलत। हमेशा ये प्रिजम्पशन होती है कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता इनोसेंट है। आप बोल रहे उल्टा, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ऐसा होता है क्या? नहीं, इनोसेंट है। आप ये कह रहे हो ना कोर्ट ये मान के चलेगा इसने मर्डर किया, तो फिर किया तो जेल में डालो। केस किस चीज का है? आपने बोल दिया कोर्ट ने ये मान लिया मर्डर किया, तो फिर सजा सुनाओ ना। केस किस चीज के लिए चलता है? मर्डर नहीं किया। केस इस चीज के लिए चलता है, मर्डर किया है, कोर्ट ये मानता है, लॉ में लिखा है, लॉ का रूल है ये। आई बात समझ में? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लिख लो। दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इट इज अ रूल ऑफ लॉ कि एक पर्टिकुलर इन्फ्रेंस ही ड्रॉ करनी है कोर्ट को कुछ सर्कमस्टांसिस में। साथ में लिखने ना एग्जाम्पल, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। लॉ में लिखा गया है कि ये प्रिजम्पशन लेके चलनी है, तो उसको क्या माना जाता है? प्रिजम्पशन ऑफ, बोलो भाई, लॉ। लॉ में लिखा है कि इस चीज से ये प्रिजम्पशन लेके चलनी है, बोलो भाई। डन। दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ये बहुत बेसिक है। हाँ जी। कोर्ट को ये प्रूव क्यों कर रहे हैं उसने मर्डर किया है? क्योंकि कोर्ट क्या मान रहा है? कोर्ट ये मान रहा है ना बेटा कि सामने कटघरे में जो इंसान खड़ा है वो एक्यूज्ड है, आरोप लगे हैं, तो वही तो प्रूव करना है ना बेटा। मैंने आपसे क्या पूछा, कोर्ट क्या मानता है? हाँ है। आपने बोला मुझे ऐसा, आप लोगों ने, कि सर कोर्ट ये मान के केस चलाता है कि ये मर्डरर है। तो मैंने बोला कि अगर कोर्ट ये मान के चलाता है कि ये मर्डरर है, तो फिर कोर्ट वेट किस चीज का कर रहा है? आप लोगों ने गलत आंसर दिया, मैंने ये कहा है। समझ गए? प्रिजम्पशन क्या होती है? प्रिजम्पशन वो कंक्लूजन होते हैं जो पर्टिकुलरली ड्रॉ करने होते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो एक्ट में लिखा है, कहीं लिखा है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो हम चीजें देख करके क्या करते हैं, बोलो भाई, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अभी बताया इसका एग्जांपल, एक गाड़ी जा रही है स्पीड से, एक इंसान गिरा था, हम ये मान के चलेंगे इसने उड़ाया होगा।
आई बात समझ में? घर से एक इंसान निकल करके भागा है, उसके कपड़ों पे खून लगा, तो हम ये मान के चलेंगे उसने मर्डर किया है। ये होते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट को देख के कुछ प्रिजम्पशन लगाए जाते हैं। तीसरे होते हैं मिक्स, जिसमें लो प्लस फैक्ट मिक्स होगा, बस याद करना है। ओके, बोलो भाई, डन। ये एक और टॉपिक था छोटा सा प्रिजम्पशन का। और यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ऐसे है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए ये बच्चा क्या है, शिवम। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, शिवम। घर वालों के लिए क्या है आपका नाम? घर पे कुछ नहीं बुलाते प्यार से, समझ गए? ठीक है जी, इसको प्यार से कम्मू बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दोस्त, ठीक है, कुछ तो दोस्त भी बुलाते होंगे इसको। ठीक है जी, हाँ जी, जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। फीस पेंडिंग है किसी की? ठीक है भाई, तो देखो इसी तरीके से, बस और कुछ नहीं है, एक बार सामने सी फोकस कीजिए। इंग्लिश लॉ में डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं किसको, फैक्ट इन इशू के लिए। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, प्रिजम्पटिव एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं किसके लिए, रिलेवेंट फैक्ट के लिए। समझ गए? जिसको हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं उसके लिए इंग्लिश लॉ में क्या वर्ड यूज किया जाता है, बोलो भाई, डायरेक्ट एविडेंस या फैक्टम प्रोबेंडम। आ गई बात समझ में? और जिसको हम रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं उसके लिए क्या नाम रखा हुआ है उन्होंने, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, प्रिजम्पटिव एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है जी, फैक्टा प्रोबेंडम, फैक्टम, फैक्टा। समझ गए भाई? भाई अपने यहां जिसका ये नाम है उसका बाहर ये नाम है, अपने यहां जिसको रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं उसको ये बोलते हैं बाहर। लेकिन हमारा जो सेक्शन 55 है बीएसए का, उसने डायरेक्ट एविडेंस को एक अलग ही मीनिंग दिया है। क्या मीनिंग दिया है? व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? डायरेक्ट एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इफ अ पर्सन हैज सीन समथिंग, तो वही आके गवाही दे। तो कह रहे इट इज नॉट इंटेंडेड टू एक्सक्लूड। भाई हमने वैसे ये बोला डायरेक्ट एविडेंस का मतलब ये होता है, तो हमने सरकमस्टांसिस को बाहर नहीं रखा, हमने उसी में इंक्लूड कर दिया कि कोई चीज देखी सुनी फील की गई है। यानी कि एविडेंस चाहे डायरेक्ट हो चाहे सरकमस्टांशियल हो, वहां पे डायरेक्ट एविडेंस वर्ड अलग यूज किया, हमारे यहाँ डायरेक्ट का मतलब दोनों है। कह रहे इंग्लिश लॉ में डायरेक्ट का मतलब होता है ये वाले फैक्ट इन इशू, और सरकमस्टांशियल कौन से होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन हमने दोनों को ही क्या माना, डायरेक्ट माना है। तो कह रहे सरकमस्टांसिस पे आगे बढ़ने से पहले कोई चीज प्रूव की जाती है, और प्रूव इतनी अच्छे से करनी होती है कि एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव हो सके, और सिर्फ सरकमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे नहीं चलते, कोर्ट पूरा मैटर देखता है। ये लिखा है, बस एक बताया गया है कि देखो ये डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे जिस चीज को ये बोलते हैं वहां पे ये बोलते हैं इंग्लिश लॉ में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पढ़ लेना अच्छे से। एस्टोपल मैंने बता दिया। प्रिजम्पशन 2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। प्रिजम्पशन का मतलब होता है पर्टिकुलर इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कुछ चीजों से, और जो इन्फ्रेंस लॉ में लिखी है कि इस चीज से यही मान के चलना, जैसे लॉ में लिख दिया एक्यूज्ड इज ट्रीटेड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो ये मान के चलना है। और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, कुछ फैक्ट्स को देख के जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और तीसरी होती है मिक्स्ड प्रिजम्पशन। ठीक है भाई? और कह रहे हैं आप अलग अलग प्रिजम्पशंस देख सकते हो, संहिता ने डिफाइन नहीं किया कहीं पे, ऐसे पढ़ सकते हो, कॉन्क्लूसिव, शेल, प्रिज्यूम अगर यूज हो रहा है, और मे प्रिज्यूम यूज हो रहा है। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ इंग्लिश लॉ में इसका मतलब होता है इरिबेटेबल, मतलब जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, ठुकराया नहीं जा सकता। तो शेल का मतलब पक्का पक्का यही मानना है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। और मे प्रिज्यूम मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। यहां पे लिख लो कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ शेल वर्ड यूज होता है, और इसके लिए मे वर्ड यूज होता है। समझ गए भाई? शेल प्रिज्यूम, और इसके लिए मे प्रिज्यूम। डन। पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल हम सिर्फ और सिर्फ पहले डाउट डिस्कस करेंगे। आपके पास कल पूरा दिन था, तो आई होप आपने एविडेंस को अच्छे से रिवाइज किया हो। नहीं किया तो आज कर लेना, जिसने कल किया था वो आज के टॉपिक रिवाइज कर लेना। कल प्रॉपर यूं कहोगे ये वाला टॉपिक तक दोबारा करवा दो, तो दोबारा करवा दो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।